केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। कहा तो यही जा रहा है। अब तक आपको इस बारे में खूब सारी खबरें मिली होंगी, खूब सारी जानकारी भी मिल चुकी होगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी का कैलकुलेशन करता कैसे है? जिस फिटमेंट फैक्टर की चर्चा खूब होती है वो आखिर में है क्या? पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह से लेकर वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार में से किस सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा किया और किसने सबसे ज्यादा किया? नहीं पता तो इस वीडियो में जान जाइए। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। हर 10 साल में केंद्रीय सरकार एक वेतन आयोग माने पे कमीशन लागू करती है, जिसका काम सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करना होता है। यह आयोग सुझाव देता है कि महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस और महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ को कैसे बदला जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि महंगाई के कारण बढ़ने वाले खर्चों का असर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर ना पड़े। यहाँ अर्थशास्त्रियों का एक और तर्क बनता है। तर्क परचेजिंग पावर से जुड़ा है। अर्थव्यवस्था में जितना पैसा सर्कुलेट होगा ये देश के लिए उतना ही बेहतर होगा। तर्क यही है। ऐसे में अगर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, मार्केट में पैसों का सर्कुलेशन बढ़ेगा, टैक्स से सरकार की कमाई होगी और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी होगी, वो अलग। इन सब से न केवल कर्मचारियों की हालत बेहतर होगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का भी सुधार संभावित है। ऐसी ही सिफारिशों के चलते 1947 से अब तक कुल 7 वेतन आयोग यानी पे कमीशंस गठित किए गए। इनमें से आखिरी 7वां वेतन आयोग है। 2014 में बनाया गया था, 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। इस हिसाब से 31 दिसंबर 2025 तक इसकी समय सीमा है, यानी इस वेतन आयोग की 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। मकसद क्या है ये तो पता चल गया, लेकिन वेतन आयोग का सैलरी कैलकुलेशन और एग्जाम पेपर में नॉर्मलाइजेशन दोनों का ही फॉर्मूला समझने और समझाने के हिसाब से बेहद जटिल हो जाता है। कैसे होता है, किस बेस पर होता है, किस फॉर्मूले से होता है, ये काम सबके समझ की बात नहीं है। यहाँ तक कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों को ये बात समझ आती थी उसे बेहद समझदार माना जाता था और लोग उसके पास अपनी सैलरी की पर्ची लेकर पहुंच जाते थे। वैसे ही जैसे क्लास टॉपर के टेबल पर सारे बच्चों के सवालों की पर्चियां होती हैं। लेकिन जब 6वां वेतन आयोग आया तो ये कैलकुलेशन बेहद आसान हो गया। कैसे? इसमें कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब ये क्या भला होती है? देखिए, फिटमेंट फैक्टर के बारे में अगर बताएं तो ये एक मल्टीप्लायर होता है, माने एक ऐसी संख्या जिससे गुणा करके आपकी सैलरी कैलकुलेट की जा सकती है। पुरानी सैलरी को इसी मल्टीप्लायर से गुणा करते हैं तो नई सैलरी बनती है। ये एक ऐसा कैलकुलेशन मेथड है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन तय की जाती है। हालांकि इसमें भत्तों को शामिल नहीं किया जाता। अब उदाहरण से समझिए तो अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 10,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया तो उसका नया वेतन होगा 25,700 रुपए। ये फिटमेंट फैक्टर बात, विचार और अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालात देखकर तय किया जाता है। जैसे 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 तय किया गया। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 रखा था। हालांकि कर्मचारी यूनियनों ने इसे 3.68 करने की मांग की थी। इसकी वजह से अंतर क्या हुआ? 7वें वेतन आयोग से पहले जिन कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक पे 7,000 रुपए हुआ करती थी वो 2.7 के गुना बढ़कर 18,000 के लमसम हो गई। लेकिन इस बार यानी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का क्या रोल होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? आधिकारिक रूप से निर्धारित तो इसे नहीं किया गया है। सरकार ने लागू करने का ऐलान किया है, पर अब इस पर विचार होंगे, विमर्श होंगे, तब जाकर के इन सारे फैक्टर्स को तय किया जाएगा और हमारे और आपके सामने लाया जाएगा। फिर भी अगर एक उदाहरण से समझे कि ये काम कैसे करता है तो मान लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3 का तय किया गया तो जिन लोगों के मिनिमम बेसिक पे अभी 18,000 है वो 3 से गुणा होकर बन जाएगी 54,000 रुपए। माने बेसिक पे अंडर 8 CPC इज इक्वल टू करेंट बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर। ये सिर्फ बेसिक पे होगा। इसके बाद यानी इसके अलावा अलाउंस का भी कैलकुलेशन होगा, वो अलग से, क्योंकि जब भी पे रिवाइज होती है तो अलाउंसेस को दोबारा से तय किया जाता है। इस तरह से जो नई ग्रॉस सैलरी होगी उसमें नई बेसिक पे के साथ सारे रिवाइज्ड अलाउंसेस भी जुड़ेंगे।
माने फॉर्मूले के हिसाब से जान लें तो ग्रॉस सैलरी बनेगी न्यू बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंसेस। हालांकि ये एक काल्पनिक आंकड़ा है, जो भी हमने ये 3 फिटमेंट फैक्टर की बात कही, सरकार की तरफ से जो तय किया जाएगा वही अंतिम होगा और वही मान्य भी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में आपको फिटमेंट फैक्टर के कई आंकड़े मिलेंगे, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं है, तो आप किसी पे भी भरोसा मत कर लीजिएगा। यहाँ आपको इफेक्टिव इंक्रीज के बारे में भी समझना बेहद जरूरी है। अब ये इफेक्टिव इंक्रीज भला क्या भला है, समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी बेसिक पे है 25,000 रुपए और डियरनेस अलाउंस मिलाकर आपकी सैलरी होती है 40,000 रुपए। ध्यान दें, यहाँ हमने बात डीए की है, बाकी अलाउंसेस की नहीं की है। अब जब आपकी सैलरी रिवाइज होती है तो पहले आपके डीए को शून्य कर दिया जाता है, यानी नील बटा सन्नाटा। अब यहाँ फिटमेंट फैक्टर लगाइए, मान लेते हैं फिटमेंट फैक्टर 3 का है। ऐसे में आपको नई बेसिक पे जो बनेगी वो होगी 75,000 रुपए की। आप सोचेंगे कि पैसे तो 50,000 बढ़ गए, मतलब 25,000 से 50,000 बढ़ गए, 75,000 हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका इफेक्टिव इंक्रीज हुआ मात्र 35,000 रुपयों का। डीए जब रिवाइज होगा तो वो जुड़ेगा, वो साल में 2 बार रिवाइज होता है तो वो जुड़ता रहेगा, वो बात अलग है, पर हम बात तब की कर रहे हैं जब सैलरी रिवाइज होती है। इसके साथ ही एचआरए और अदर अलाउंसेस को मिलाकर जो आएगा वो होगी आपकी नई सैलरी। लेकिन नई सैलरी का इफेक्टिव इंक्रीज होगा पुरानी ग्रॉस सैलरी माने बेसिक प्लस अलाउंसेस और फिटमेंट फैक्टर लगाकर आई नई सैलरी यानी नई बेसिक पे के बीच का अंतर। अब जैसा कि हमने उदाहरण बताया, उसमें जो 35,000 रुपए का आंकड़ा है यही आपका इफेक्टिव इंक्रीज है। फॉर्मूला भी जान लीजिए, इफेक्टिव इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू बेसिक पे माइनस ओल्ड सैलरी, जिनमें बेसिक और अलाउंसेस दोनों मिले हुए हैं। अब इसे हमने क्यों समझाया, इतना ज्ञान क्यों दिया? इसलिए ताकि जब आप आगे इसका जिक्र सुने तो आपका दिमाग कैलकुलेशन के चक्कर में ना अटके। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी समझ लेते हैं कि किस सरकार ने कब कब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की और कितनी की है। पहला वेतन आयोग गठन 1946 में हुआ, लागू किया गया 1947 में। सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेतन कितना तय हुआ? न्यूनतम वेतन 55 रुपए प्रति माह तय किया गया। लाभार्थी कितने? 15 लाख के करीब लाभार्थी थे। सिफारिशें क्या हुई? स्वतंत्रता के बाद सरकारी कर्मचारियों के पे स्ट्रक्चर को व्यवस्थित और तर्कसंगत बनाना सिफारिश दी गई। लिविंग वेज की अवधारणा पेश की गई। अब ये क्या होता है? इसका मतलब था कि कर्मचारियों को ऐसा वेतन मिलना चाहिए जो उनकी बुनियादी जरूरतें मसलन रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य और एक सम्मानजनक जीवन उन्हें दे पाए, यानी वो जी पाए, इतने पैसे उन्हें दे दो। दूसरा वेतन आयोग आया सन 1957 में, गठन हुआ, लागू हुआ 1960 में। सरकार थी कांग्रेस की और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। न्यूनतम वेतन 80 रुपए तय किया गया। वेतन वृद्धि करीब 14.2% की हुई। इफेक्टिव इंक्रीज की बात कर रहे हैं। लाभार्थी लगभग 25 लाख सरकारी कर्मचारी। सिफारिशें क्या हुई? इकोनॉमी और लिविंग कॉस्ट को बैलेंस करना, मतलब कर्मचारियों के वेतन को इस तरह से निर्धारित करना कि वो महंगाई के असर से सुरक्षित रहे। इसके बाद आता है तीसरा वेतन आयोग। गठन 1970 में हुआ, लागू 1973 में हुआ। सरकार कांग्रेस की और पीएम इंदिरा गांधी। न्यूनतम वेतन 185 रुपए हुआ, 80 रुपए से बढ़कर। वेतन वृद्धि करीब 20.6% की हुई। अगेन इफेक्टिव इंक्रीज। लाभार्थी 30 लाख कर्मचारी थे। सिफारिशें क्या थी? सरकारी वेतन ढांचे में अलग अलग पदों और सेवाओं के बीच मौजूद असमानताओं को दूर किया गया। साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच वेतन अंतर को कम करने की कोशिश की गई। इसके बाद आता है चौथा वेतन आयोग। चौथा वेतन आयोग जिसका गठन 1983 में हुआ, लागू 1986 में किया गया। सरकार थी कांग्रेस की और पीएम फिर से इंदिरा गांधी। गठन के समय वेतन तय हुआ न्यूनतम 750 रुपए, 185 से बढ़कर। वेतन वृद्धि करीब 27.6% की। अगेन इफेक्टिव इंक्रीज। लाभार्थी लगभग 35 लाख कर्मचारी। सिफारिशें हुई कि कर्मचारियों के अलग अलग पदों और ग्रेड्स में वेतन अंतर को कम करने के लिए एक बेहतर संरचना तैयार की जाए। परफॉर्मेंस और जिम्मेदारी के आधार पर पे स्ट्रक्चर में सुधार की जाए। इसके बाद आता है पांचवा वेतन आयोग। गठन हुआ 1994 में, लागू हुआ 1997 में। सरकार कांग्रेस की और पीएम नरसिम्हा राव। अगेन गठन के समय न्यूनतम वेतन तय हुआ 2,550 रुपए, 750 से बढ़कर। वेतन वृद्धि करीब 31% की। इफेक्टिव इंक्रीज की बात हो रही है फिर से। लाभार्थी लगभग 40 लाख कर्मचारी थे। अब इनमें सिफारिशें क्या हुई उसे भी समझ लीजिए। पे स्केल की अलग अलग संख्या को घटाने की सिफारिश की गई। सरकारी दफ्तरों में तकनीक और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इसके बाद आता है छठवां वेतन आयोग। कब गठन हुआ? 2006 में। लागू कब हुआ? 2008 में। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की और पीएम थे मनमोहन सिंह।
न्यूनतम वेतन तय हुआ 7,000 रुपए 2,550 से बढ़कर। वेतन वृद्धि करीब 54% की थी। अगेन इफेक्टिव इंक्रीज की बात हो रही है। और लाभार्थी लगभग 60 लाख कर्मचारी। सिफारिशें क्या हुई? सरकारी कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव की सिफारिश की गई। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को भी लागू किया, जो ट्रांसपेरेंट और कंट्रीब्यूशन पर आधारित था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आता है 7वां वेतन आयोग, जो अब तक चल रहा है। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 2014 में, लागू हुआ 1 जनवरी 2016 को। सरकार बीजेपी की और पीएम नरेंद्र मोदी। न्यूनतम वेतन तय किया गया 18,000 रुपए 7,000 से बढ़ाकर। वेतन वृद्धि करीब 14.3% की थी। इफेक्टिव इंक्रीज। लाभार्थी 1 करोड़ से भी ज्यादा थे, जिनमें पेंशनर्स भी मिले हुए थे। सिफारिशें क्या हुई? ग्रेड पे प्रणाली को हटाकर एक नया और सरल पे मैट्रिक्स लागू करना और कर्मचारियों के वर्क लाइफ बैलेंस पर खास ध्यान देना। खैर, ये थी अब तक के वेतन आयोग की कुछ खास बातें। 8वें वेतन आयोग का गठन होने पर उसकी सिफारिशें और प्रस्तावित बदलावों का आकलन किया जाएगा और हम भी करेंगे, आपको भी करके बताएंगे। उम्मीद है वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई वो अच्छी लगी। काफ़ी कुछ हमने बता दिया है, तो आप भी बता दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करना ना भूले। बाकी सब्सक्राइब अब तक कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।